माय चैनल जीसीएस एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि बच्चे मैं आपको बता रहा था कि चैप्टर जो हमारा है 7 न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो मैं आपको रिप्रोडक्शन फ्लावर तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जर्मिनेशन सीड्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें हमने बात करी थी फ्लावर्स के डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करी थी, मेल एंड फीमेल। और मेल में हमने पढ़ा था स्टेमन के बारे में, जिसमें हमने एंथर और फिलामेंट पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था किसके बारे में, कार्पल पिस्टल के बारे में। कार्पल या पिस्टल दोनों कहते हैं उसको हम, ओके। जिसमें हमने स्टिग्मा, ओवेरियस स्टाइल, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, तभी आपको जो पूरा टॉपिक समझ में आएगा। ओके, एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इनकेस आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियोस जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ओके, और एग्जाम्स में कोई उनको दिक्कत ना आए। ओके, तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, और एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स कंटिन्यू। देखिए, इसमें बड़ा हमें पढ़ना क्या है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स की रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता होगा कि भाई जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करके वो अपने जैसे स्पीसीज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके, देखिए लिखा है आप देखो, ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क। अब हमें समझना है कि ये जो प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये किस तरीके से डेवलप होता है। ओके, तो ये कंटिन्यू करें, लेट्स कंटिन्यू। देखो बेटा, आपको पता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चेंजेस क्या क्या देखा होगा आपने, देखो या तो हमारी हाइट बढ़ने लग जाती है, ठीक है, और हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर टूट जाते हैं, और दूसरे जो हमारे न्यू टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और काफी चीजें चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, देखो आपको पता है अर्ली जो हमारे टीनेज ईयर्स होते हैं, जैसे आप मान के चलिए हमारी जो एज लगभग मान लीजिए 11 से जो अबव एज होती है हमारी बॉयज की, और 10 अबव जो होती है गर्ल्स की जो एज होती है, ये एक ऐसी एज होती है जिसमें हमारी बॉडी में काफी चेंजेस डेवलप होते हैं, हमारे अपीयरेंस में, है ना। हमारी द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंज होता है, हमारा प्रोपोर्शन चेंज होता है, न्यू फीचर्स हमारे अंदर अपीयर होते हैं, एंड डू न्यू सेंसेशंस। ओके, तो हमारी बॉडी में काफी चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ईयर्स, जिनको हम टीनेज ईयर्स बोलते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, कुछ तो कॉमन चेंजेस होते हैं जो दोनों बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों में डेवलप होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन चेंजेस क्या है, देखो कॉमन चेंजेस जो है दोनों गर्ल्स एंड बॉयज में, वो क्या, देखो थिक हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ पार्ट्स में, जैसे आपके आर्मपिट्स, और कुछ जेनेटिकल एरियाज जो आपके थाइस के बीच में आपको, ओके। और ये जो हेयर होते हैं वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है, इनका जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। और आपने देखा छोटे छोटे जो बाल होते हैं आपके लेग्स में, आर्म्स में, और आपके फेस पे भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो स्किन होती है वो फ्रीक्वेंटली ऑयली बन जाती है, ओके, एंड बिगिंस टू डेवलप पिंपल्स, और फेस पे पिंपल्स होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो कॉमन चेंजेस है जो दोनों बॉय एंड गर्ल्स दोनों में चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में काफी चेंजेस डेवलप होते हैं, ठीक है, और हम एक तरीके से एडोलेसेंस यानी कि मैच्योरेशन पॉइंट की तरफ जाने लग जाते हैं, ठीक है। अब बाकी चेंजेस की बात है, कुछ चेंजेस सिर्फ जो है आपको गर्ल्स में और बॉयज को जो डिफरेंशिएट करते हैं वो क्या है, देखो गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज विथ डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग दिस प्यूबर्टी टाइम, और निपल्स का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड द गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट, और गर्ल्स के अंदर जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बारे में फर्दर आपको मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ओके। Boys begin to have new thick hair growth on the face and their voice begins to crack। आपको देखा होगा बेटा, जब एज जैसे 11 इयर्स होती है, 12 इयर्स होती है, तो बॉयज की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, क्रैकिंग साउंड हो जाती है। क्रैकिंग साउंड में जिस तरीके से आप देखिए भारी आवाज हो जाती है, जैसे मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, तो ये जो है ना इस तरीके से आवाज होना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी बात, फेस पे जो है जैसे आपने मोस्टैचेस देखी, मतलब दाढ़ी मुच्छे आना डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है।
और भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे पेनिस occasionally begin to become enlarged and erect either in daydreams or at night। जो पेनिस का साइज होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ओके, डे टाइम्स और एट नाइट टाइम्स। ओके, तो दीज आर द चेंजेस जो कि एक तो कॉमन होती है, कुछ चेंजेस जो हमने बताया आपको ये तो कॉमन होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज में, और ये जो डिफरेंट चेंजेस आपको बता रखे हैं, गर्ल्स में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, बॉयज में डिफरेंट चेंजेस होते हैं। ऑब्वियसली बात है हम जो है थोड़े से हम जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, हमारे अंदर हार्मोन्स का भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ओके, जिसके बारे में आपको फर्दर मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा ना कि चैप्टर 7 में आपको मैंने बताया भी था कि गर्ल्स में जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं, बट हमारी बॉडी की बात करें, अगर बॉयज की बात करें तो बॉयज के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको ये समझ में आ चुका है कि जैसे जैसे हमारी एज ग्रो होती जाती है, जैसे हम ओल्डर होते जाते हैं, तो हमारी बॉडी में काफी चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपको पता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑल दिस चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली। आपको पता है बेटे ये जितने भी चेंजेस हमारी बॉडी में हो रही है स्लोली होते हैं, ऐसा नहीं होते कि एकदम से हमारी बॉडी में चेंज आ जाए, ओके, इनको टाइम लगता है, मंथ लगते हैं, ईयर्स लगते हैं, इनको टाइम लगता है, ओके। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन। ऐसा नहीं होता कि बेटा एक आदमी के अंदर, एक इंसान के अंदर ये एक बार में ही सारे चेंजेस आ जाए, ओके। और नो डू दे हैपन एट द एग्जैक्ट एज। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट एज उसी एज में हो, किसी में जल्दी हो जाते हैं, किसी में धीरे धीरे चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, ओके। और सभी पर्सन्स के अंदर ये डिफरेंट तरीके से डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई किसी की दाढ़ी जो है जल्दी आ गई तो दूसरे की भी दाढ़ी जो है जल्दी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सब में डिफरेंट तरीके से चेंजेस आते हैं, सबके अंदर जो है डिफरेंट तरीके से ही डेवलपमेंट याद कहते हैं ग्रोथ होती है, ओके, ओके। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ और साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट और पेनिस। ये बेटा कुछ चेंजेस बता रखे हैं जो सबके अंदर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। डन और नॉट, ये बात समझ में आ गई आपको। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, दे आर नॉट सेम इन वन पर्सन, इन डिफरेंट पर्सन, सभी के अंदर ये सेम नहीं होता है। ठीक है, जितने भी चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे हैं वो एक साथ नहीं आते, थोड़ा थोड़ा टाइम उसमें लगता है, टाइम लगता है, मंथ लगते हैं, ईयर्स लगते हैं, तब हमारी बॉडी में हम जो है धीरे धीरे एडोलेसेंस वाले एज यानी कि मैच्योरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, ओके, दैट्स गुड। ओके, तो जितने भी चेंजेस हमारे उसमें हो रहे हैं ये बता रहा है आपको कि हम सेक्सुअली मैच्योर होते जा रहे हैं, ओके, डन, ठीक है। व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस स्टेज। ये कह रहा है कि जो हमारी बॉडी है वो सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों दिखाती है इस एज में, क्यों दिखाती है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग दिस एज स्टेज में क्या होता है, हमारी बॉडी में काफी ज्यादा जो है चेंजेस आते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और साथ के साथ आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में जर्म सेल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। ये लिखा ना आपका, क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके। तो ये स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, जिसके वजह से हम जो है सेक्सुअली मैच्योरेशन पॉइंट की तरफ पहुंचते जाते हैं, ओके, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो प्यूबर्टी की डेफिनेशन आपको आई थिंक समझ में आ गई सभी को। प्यूबर्टी एक स्टेज होती है, एक एज होती है, एक ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं और हम एक तरीके से कहाँ पहुंचते हैं, टुवर्ड्स द मैच्योरेशन पॉइंट, सेक्चुअली मैच्योर हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, कुछ sexual mode of reproduction means, sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together। आपने याद है, बट आपको पता होगा जब हमने फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन फ्लावर में पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर, तो आपको याद होगा वहाँ पर पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है किसके साथ, ओव्यूल्स के साथ। ठीक है, ओव्यूल्स के अंदर क्या, ओव्यूल्स वहाँ पर एग्स प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है, वहाँ पर उनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो एक जाइगोट बनाता है। तो वैसे ही रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर है जितने भी जर्म सेल्स है या जो सेक्स सेल्स है दोनों इंडिविजुअल्स के, चाहे हम मेल एंड फीमेल के, वो एक क्या करते हैं, एक साथ फ्यूज करते हैं, फ्यूज मींस कंबाइन करते हैं या फिर ज्वाइन टुगेदर होते हैं, ओके, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और वहीं से जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो करेक्ट है ना, ठीक है। या फिर कैसे, इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स फॉर फ्यूजन। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मैटिंग यानी कि सेक्सुअली जो है इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं,
जिसकी वजह से क्या होता है कि जर्म सेल्स का ट्रांसमिशन होता है। ओके, ये जो क्या कहते हैं जर्म सेल्स का फ्यूजन होगा, ये कैसे होगा? तो ऑब्वियसली बात है, जो द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन्स फॉर सेक्सुअल एक्ट। आपको पता है सिंपल सी बात, अब ये जो जर्म सेल्स का ट्रांसफर होगा तो भाई इनको ट्रांसफर होने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, जैसा चेस द पेनिस व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट। ओके, इन mammals such as humans, the baby is carried in the mother's body for a long period and will be breastfed later. ओके, तो यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर इन को क्या कहते हैं एक तरीके से अगर जर्म सेल्स का फ्यूजन करवाना है तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो है डिफरेंट स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में मैं आपको फर्दर जो है एक्सप्लेन करूंगा, जिनके थ्रू जो है जर्म सेल्स का ट्रांसफर होता है और उनका फ्यूजन होता है और इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, यानी कि न्यू सेल्स को जो है ये डेवलप करता है जो फर्दर किसमें एक बेबी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एक्चुअल में होता है क्या ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हमारी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस डेवलप होने होते हैं। जैसे कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, जो बॉय एंड गर्ल्स दोनों में सेम होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और कुछ चेंजेस होते हैं जो दोनों में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं और बॉयज में डिफरेंट होते हैं। ओके, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो मैच्योरेशन सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद जब उनको रिप्रोड्यूशन करना है तो ऑब्वियसली बात है उन इंडिविजुअल्स के बीच में जर्म सेल्स का ट्रांसफर होना जरूरी है ताकि वो फ्यूज करें, एक साथ फ्यूजन हो उनका और एक जो है नया सेल डेवलप कर सके। तो ऑब्वियसली बात है इनके लिए एक स्पेशल ऑर्गन्स यानी स्पेशल पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, वो हम आपको वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो अब आपको मैंने बताया कि हमें जो है स्पेशल ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को, और स्पेशल जो ऑर्गन्स हैं उनको मैं वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है आपके पास। डन, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of portions which produce the germ cells and the other portion that deliver the germ cells to the site of fertilization. अब आपको पता होना चाहिए जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन तो वो होता है जो जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है और दूसरा जो पार्ट होता है, जैसे हम इसकी बात करें, जो जर्म सेल्स को ट्रांसफर करता है या जर्म सेल्स को डिलीवर करता है टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पर जाकर ये फर्टिलाइज हो सके। ओके, The formation of germ cells or sperms takes place in the testis. ये जो टेस्टिस वाला पार्ट दिख रहा है आपको, बड़ा ये वाला टेस्टिस, ये जो टेस्टिस है यहाँ पर क्या बनते हैं, जर्म सेल्स डेवलप होते हैं जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं, वो यहाँ पर डेवलप होते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ये हमेशा बॉडी से बाहर लोकेटेड होता है, देखा ना आप लोग, आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो हमारी बॉडी के आउटर पार्ट में क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, बिकॉज टेस्टिस को लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है, सो दैट स्पर्म्स इजीली फॉर्म हो सके और साथ के साथ टेस्टोस्टेरोन नाम के जो हार्मोन्स है वो इजीली डेवलप हो सके। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, तो आप बता सकते हैं टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन करता है एंड रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है उसको रिलीज करता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया। ओके, लिखा ना, देखो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। ओके, इसीलिए हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो आउटर पार्ट में प्रेजेंट यानी स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, जहां का टेम्परेचर हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ओके, दैट्स गुड। दूसरी चीज टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है कि चीज में चेंजेस जो भी हमारी बॉडी में आता है ना, अपीयरेंस, चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में जो बॉयज में जो भी चेंजेस आते हैं दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमें जो है
हमारी बॉडी में काफी जितने भी चेंजेस हमारी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो आप बता सकते हैं पहला फंक्शन तो आप दिखा देंगे अभी, कंट्रोल या रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। दूसरा क्या होता है? चेंजेस जो हमारी बॉडी में दिखते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम। ओके, आगे कंटिन्यू करें। वेरी गुड। The sperm formed are delivered through the vas deferens which unites with the tube coming from urinary bladder। आपको पता है बेटा, यहाँ से जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं टेस्टिस से, वो ये वास डिफरेंस के थ्रू जो है, इसके थ्रू यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ट्रेवल करेंगे, यहाँ से जो है इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लैडर और जो हमारा ये जो वास डिफरेंस है, इनके एक कॉमन पैसेज होते हैं जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, देखो ना आप लोग, अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन इज यूरेथ्रा। ठीक है, द प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल एट देयर सिक्रेशन सो द स्पर्म्स आर इन अ फ्लूइड व्हिच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट इजियर एंड दिस फ्लूइड्स आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशंस। तो आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, आपको हाईलाइट करके दिखा रखे नोट्स। इनको अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, अब बात को समझते हैं। देखो, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड आपका है, ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ यहाँ पर ना एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, सेमिनल वेसिकल। देख सकते हैं सेमिनल वेसिकल, ये दोनों मिलकर के ना एक लिक्विड, एक फ्लूइड जो है प्रोवाइड करते हैं। और ये जो फ्लूइड हमारा है जब स्पर्म के साथ मिक्स होता है तो ये इट लीड्स टू द फॉर्मेशन, ये क्या बनाता है? सीमेन बनाता है। ओके, और ये जो फ्लूइड है ना, स्पर्म को एक तरीके से क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसको फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, तो टेल होती है, इसका हेड होता है, इसकी टेल है, ये हेड है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट देख लेते हैं। The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps। अच्छा, ये जो लॉन्ग टेल है ना, ये उसको हेल्प करती है मूव करने में टुवर्ड्स फीमेल जर्म सेल्स। फीमेल जर्म सेल्स के पास पहुंचने के लिए ये जो इसकी टेल है जिसको हेल्प करती है ताकि वो इजिली जो है मूव कर सके कहाँ तक? एग के पास। ठीक है, ताकि वो फ्यूजन हो सके, फर्टिलाइज हो सके वो एग। ओके, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है इस वाले पार्ट के अंदर, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। परफेक्ट नोट। तो आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, पेनिस वाला पोर्शन, यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू जो है स्पर्म जो है यानी कि सीमेन जो है बाहर निकलता है और कहाँ जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। ओके, जहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है उसके बारे में हम आपको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप बेटा यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई है। ओके, तो यहाँ से आपने बस एक चीज, दो तीन चीजें बेटा ध्यान रखनी है। एक तो आपको पता होना चाहिए स्क्रोटम जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज टेस्टोस्टेरोन के क्या फंक्शंस होते हैं और टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। डन और नॉट? क्लियर? दैट्स गुड। देख लीजिए बेटा, अगर कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएंगे मुझे आप। ओके, यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका डायग्राम मेंशन है यहाँ पर आपको। ओके, अगर हम बात करें फीमेल जर्म सेल्स की और एग्स की, वो कहाँ बनती है? ओवरीज में बनते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था ना, स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है? मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, और हमारे पास क्या होते हैं? मेल्स के अंदर 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ओके, और फीमेल्स में क्या होते हैं? आपका वही जो टेस्टिस की जगह पर यहाँ पर ओवरीज प्रेजेंट है, ये आपकी ओवरी है, यहाँ पर दूसरी ओवरी प्रेजेंट है। ओके, और ये जो ओवेरी है दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, जहां पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या मेंशन है? व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स। देखो, जब किसी लड़की का जन्म होता है तो उसकी ओवरीज में ऑलरेडी इमेच्योर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही वो प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं, ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योरिंग। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। एक ओवरी जो है हर महीने में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम वो क्या करता है? एक एग को रिलीज करता है। ठीक है, और वो जो द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द बॉम्ब थ्रू a thin oviduct, और जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। The two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as uterus. The uterus opens into the vagina through the cervix.
अब आप देख लीजिए बेटा, ये चीज इस डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। देखिए होता क्या है ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम, ये जो ओवरी है ना, ये जो दीज आर द ओवरीज, ये कहते हैं हर मंथ में एक ओवरी जो एक एग को रिलीज करती है, ठीक है, किसके थ्रू, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। अगर स्पर्म यहाँ पर आएगा तो उनका फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन स्पर्म नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो वो एग क्या करता है, यहाँ से इसके थ्रू इसके अंदर चले जाता है, कहाँ चले जाता है, यूट्रस के अंदर, इसको कहते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यूट्रस होता है। और ये आपका सर्विक्स है जहां से स्पर्म की एंट्री होती है, और ये वेजाइना है। डन, ओके। देखिए बेटा, आपको मैंने बता दिया स्पर्म की जो एंट्री होती है वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, जो वेजाइना होता है, वेजाइना के थ्रू स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, ओके। और द फर्टिलाइज्ड एग starts dividing and form a ball of cells or embryo. The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. तो आपको मैं बता दूं कि जब मैंने आपको बोला था फैलोपियन ट्यूब के बारे में, तो फैलोपियन ट्यूब को हम कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब जो स्पर्म यहाँ से एंटर करता है वजाइना से सर्विस के थ्रू, जब वो जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। और फ्यूजन होने के दौरान जो आपका बनता है जाइगोट, वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इनटू द यूट्रस। और यूट्रस के अंदर उसको जो है न्यूट्रिशंस मिलता है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा टिश्यू, जो कि हम आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। आपको पता है, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जैसे सपोज कीजिए अगर स्पर्म की बात कर रहे हैं, ये स्पर्म है, ये ओवम है, ठीक है, इनका जब फ्यूजन होता है तो यहाँ पर बनता है जाइगोट, बनता है, क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। और ये जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट जो है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जब जाता है किसमें, यूट्रस के अंदर जाता है, किसके अंदर जाता है, यूट्रस के अंदर। तो किस फॉर्म में जाता है, एम्ब्रियो की फॉर्म में आता है, ठीक है, क्योंकि जाइगोट जब मल्टीपल डिविजन होता है इसका, तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है। और यूट्रस क्या करता है, अपने आप को क्या कर लेता है, एक तरीके से डेवलप करता है, ओके। और डेवलप किस लिए डेवलप करता है, ताकि ये जो है एम्ब्रियो को रिसीव कर सके, इम्प्लांट कर सके। तो यहाँ पर यूट्रस के अंदर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, क्या होता है, इम्प्लांटेशन, TION, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है, और वो ब्लड वेसल्स के साथ साथ क्या करती है, इस एम्ब्रियो को नरिश करती है, यानी कि एक तरीके से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है, ओके। तो एम्ब्रियो जो है न्यूट्रिशंस को इनटेक करते हैं फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू जिनको हम प्लासेंटा टिश्यू कहते हैं, ओके। ये डिस्क लाइक टिश्यू होता है आपका, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विलाई प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सपोज कीजिए यूट्रस की अगर हम लेयर इस तरीके से बनाए, ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया, यहाँ पर आपका जो है ये फिंगर लाइक पोजीशन यहाँ पर है, जिससे क्या हो रहा है, इस एम्ब्रियो को क्या मिलता जा रहा है, न्यूट्रिशन मिलता जा रहा है, ठीक है, ओके। प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। और ये क्या करता है, एक तरीके से लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ताकि जो एम्ब्रियो है वो ग्लूकोज को ले सके, ऑक्सीजन को ले सके, एक तरीके से न्यूट्रिशन इनटेक कर सके फ्रॉम द मदर्स ब्लड, मदर्स बॉडी। आर यू गेटिंग द पॉइंट, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है, ओके। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, जब एग जब फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट बनने के बाद मल्टीपल्स में डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, और वो एम्ब्रियो बन जाता है, यानी बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है, सेल्स की एक बॉल बन जाती है, जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और एम्ब्रियो जो है यूट्रस की लाइनिंग में जाके इम्प्लांट हो जाता है, और वो धीरे धीरे जो है एक ऑर्गन्स में डेवलप होता है, इसको हम फ्यूटस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एम्ब्रियो होता है, इसको यूट्रस से कहां से मिलता है न्यूट्रिशन, तो बेटा एक प्लासेंटा नाम का टिश्यू होता है, जो डिस्क लाइक टिश्यू होता है, वो डेवलप होता है, जिसके अंदर विलाई प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक पोजीशंस होते हैं, जो अपने सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो, ताकि वो जो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई कर सके एम्ब्रियो को, और ग्लूकोज सप्लाई कर सके, ताकि वो जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो सके फ्यूटस में, और फ्यूटस एक बेबी की फॉर्म में ग्रो कर सके, ओके, क्लियर, ओके। लेट्स कंटिन्यू। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट। आपको पता है भाई, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो वेस्ट भी जनरेट करेगा, और वेस्ट कैसे जाएगा, वो भी जो है ट्रांसफर होगा मदर्स ब्लड में विद द हेल्प ऑफ अ प्लासेंटा टिश्यू। अब ध्यान रखेंगे, प्लासेंटा टिश्यू एक तरीके से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है एम्ब्रियो को, और दूसरी चीज वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है इनटू द मदर्स ब्लड,
ठीक है। और आपको ये पता है कि अगर हम बात करें मदर्स बॉडी की, तो मदर्स बॉडी के अंदर एक बेबी को ग्रो होने में 9 मंथ्स का टाइम लगता है। ओके, क्लियर नोट? तो आई थिंक यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आपने क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखिए ये जो वेजाइना है, वेजाइना से स्पर्म की क्या होती है, एंट्री होती है, ठीक है। और इस यहाँ से जो स्पर्म होता है वो जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब को हम कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और वो बनता है क्या है, जायगोट बनता है। और जायगोट जो है डिवाइड होने के बाद एक सेल की बॉल्स बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और यूट्रस अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करता है ताकि एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर सके, ठीक है। हमारा एम्ब्रियो होता है, उसको जो है न्यूट्रिशंस मिलता है, कहाँ से मिलता है, यूट्रस में जो है ना, यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, प्लासेंटा कहते हैं। और प्लासेंटा टिश्यू जो है इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, और एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और उसका जो वेस्ट होता है वो भी ब्लड में, मदर्स ब्लड में ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। ओके, तो आई होप बेटा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। ओके, अब आगे बेटा कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर इन केस मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवरी है, वो आपको पता है हर महीने एक ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम एग को रिलीज करती है, ठीक है। अगर वो एग फर्टिलाइज्ड होता है तो आपको पता है ये वाला प्रोसेस होता है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है, व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तब क्या होगा, ये कह रहे हैं कि अगर एग जब फर्टिलाइज नहीं होगा, वो एक दिन के लिए वहां रहता है, ठीक है। ओके, कहां पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो यूट्रस तो अपने आप को बेटा प्रिपेयर कर ही रहा है हर महीने ताकि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव कर सके। ओके, दस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। तो होता क्या है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो यूट्रस तो अपने आप को बेटा प्रिपेयर कर ही रहा है, ठीक है। तो उसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक तो हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। दिस वुड रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ द फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो आपको पता है जो यूट्रस अपने आप अपनी लाइनिंग को थिक बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है, ताकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन जब एम्ब्रियो बना ही नहीं, एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो एम्ब्रियो बनने की तो दूर की बात है, क्योंकि जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो बनने का तो मतलब ही नहीं होता। ओके, तो इसका मतलब जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये जो लाइनिंग होती है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब ज्यादा, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस। अब इस लाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो लाइनिंग होती है ये एक तरीके से ब्रेक हो जाती है और वेजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में निकलती है। ये रफली हर महीने होता है फीमेल्स में, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। ओके, और इट लास्ट अबाउट 2 to 8 डेज, ये लगभग 2 से 8 दिन के लिए चलता है। ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है बेटा, आप खुद ही सोचो, अगर बॉडी से ब्लड निकलता है और वेजाइना की जो लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है तो क्या उनको पेन नहीं होगा, होगा ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं फीमेल्स को, तो उस दौरान ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब स्टार्टिंग जो होता है डे होता है, उस दौरान उनके जो स्टोमक में काफी पेन होता है। स्टोमक तो नहीं कह सकते, मतलब बॉम्ब जिसको कहते हैं, यानी कि यूट्रस में काफी पेन होता है। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, डन नोट। ओके, और उस समय मूड स्विंग्स होना है, एग्रेशन होना, मतलब किस तरीके से मूड स्विंग्स मतलब गुस्सा आना, जल्दी गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो ये इस चीज, इन चीजों की वजह से होता है। ओके, तो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो एग होता है वो यूट्रस की लाइनिंग के साथ साथ वो जो है बाहर निकल जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ जो है प्यूबर्टी टाइम में होता ही होता है, ठीक है। प्यूबर्टी टाइम से लेकर के एक पार्टिकुलर एज तक होता है जिसको हम 55 इयर्स की एज कहते हैं, जिस टाइम ये स्टार्ट होता है, और उसके बाद 55 इयर्स की एज तक जो है फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डेवलप होते हैं। कि जो जिस टाइम पे, जिस प्यूबर्टी एज में, जैसे आपका 10 इयर्स की जो एज होती है, जब ये स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं, उसको कहते हैं मेनार्की कहते हैं, द एज व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। और जिस एज में ये खत्म होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। ओके, मेनोपेज लगभग मान के चलिए 55 इयर्स की जो एज होती है उस दौरान जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। ओके, डन। तो यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया। अगर इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो जो है आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है।